खतरा और बहुत बड़ा खतरा, जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है। कभी वो फंस गया किसी घर में, है ना, तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको। पहलगाम में हमले के बाद आतंकियों पर प्रहार और भी तेज हो गया है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख का घर मिट्टी में मिला दिया। बताइए। नहीं पता, उनको अपनी मर्जी से चले गए। उनको लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा। बताया जा रहा है कि आदिल शेख पहलगाम हमले में शामिल था, जिसमें 27 सैलानियों की जान चली गई थी। उसका घर देखिए किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी या नहीं दी। ऐसे और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। और पुलवामा में आतंकी का जो घर रहा उस पर प्रचंड प्रहार यहां पर किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये तस्वीर। हालांकि पहलगाम आतंकी वारदात जिस तरह से अंजाम यहां पर दी गई, पूरे देश को झकझोर कर इस आतंकी वारदात ने रख दिया। लेकिन अब इसमें शामिल एक एक आतंकी को चुन चुन कर सबक सिखाया जाएगा। तो यह राफेल का उड़ना और पहली एयर स्ट्राइक का होना ये कोई मामूली बात नहीं है और फर्स्ट एयर स्ट्राइक हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पहलगाम के हमले में शामिल आदिल शेख का घर भारतीय आर्मी ने उड़ा दिया है। दोस्तों, इसी तरह से पहलगाम के हमले का बदला लिया जाएगा एक एक दोषी से। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि राफेल एक्टिव कर दिए गए हैं भारत में राफेल को एकदम एक्टिव कर दिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कश्मीरी हैं, ये दोस्तों कश्मीरी नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, इनके मन में वही जहर भरा है जो पाकिस्तानियों के मन में है हिंदुओं के खिलाफ। और दोस्तों, ये लोग जो करते हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर करते हैं। तो दोस्तों, मेरी सब हिंदुस्तानियों से गुजारिश है कि सारे हिंदू कश्मीर का बाइकआउट करें और जितने भी पर्यटक कश्मीर जाते हैं कश्मीर जाना बंद करें, कहीं और चले जाएं। दोस्तों, कश्मीर न जाएं, क्योंकि जान को खतरा है, वो लोग जिहादी हैं। दोस्तों, आप एक पिक स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहलगाम में कश्मीरियों ने हिंदुओं के साथ यही किया है जो इस पिक में है। और दोस्तों, इस पिक को देखने के बाद भी आपको अकल नहीं आई तो दोस्तों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कश्मीर का बाइकआउट करें। इस पिक में साफ साफ दिखा रखा है कि एक तो गोली मारी है और दूसरा हेल्प करने के नाम पर ढकोसला किया है। तो दोस्तों, कश्मीर का बाइकआउट करें। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पहली बात यह है, जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, सवाल ये बनता है कि अगर हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली थी, हिंदुस्तान ने हमसे आज़ादी ली थी, क्या इस दिन के लिए ली थी? हाँ। कि हम जंगे करेंगे, हम लड़ेंगे। हाँ। पहले हम कत्ल करते थे, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, 1000 साल से हम रहते रहे एक साथ। फिर जब आज़ादी मिली, अब भी हमारा पर्पज़ सिर्फ ये कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया का पर्पज़ ये कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, बस यही रह गया था। जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, हमें तो चाहिए था कि हम इत्तेफाक करते। जिन्होंने हमें गुलाम रखा था, हम ट्रेड के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से उनको 400 साल तक गुलाम रखते। हम आपस में लड़ने लग गए। हाँ। क्या हमारे खून में कोई फर्क है? हाँ। हमारे नस्लों में कोई फर्क है? हमारी कौमियत में कोई फर्क है? हमारी शक्लों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जंगें हुई, हमने 65 की जंग लड़ी है, क्या हुआ? आखिरकार हमें टेबल पे मुआहदा करना पड़ा। 71 की जंग हुई, क्या हुआ? हमें बंगाल हाथ से जाना पड़ा। 99 में कारगिल हुआ, क्या हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे, उस वक्त पाकिस्तान और इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात हुई, तो उस वक्त अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए विदाउट एनी वॉर। जंग के लिए बड़े वसाइल चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए। और ये आवाम पागल बैठी हुई और ये सोच रही है कि जंगें क्यों नहीं हो रही है। पहली आवाम है जो कह रही जंग क्यों नहीं हो रही, फौज लड़ क्यों नहीं रही है। देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम के बीच एक बड़ी चीज
मशहूर है कि दोनों जो है हुब्बुल वतनी के नाम पर जी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। ये पैट्रियोटिक फीलिंग इंडिया और पाकिस्तान, जिसको हम जज्बा भी कहते हैं सादा अल्फाजों में, भाई जब बात वो कहते हैं भारत माँ की है और हम कहते हैं पाकिस्तान की है, तो फिर जो होना है हो जाए। लेकिन राफेल का उड़ना बड़े खतरनाक बताया जाता है और ये भी कहा रहे कि देखिए जंग की जो धमकी है सबसे पहले इंडिया ने दी है कि हम इसका ज़रूर जवाब देंगे और अब जो है उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कोई प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है, बड़ी खामोश नजर आ रही है। इसके दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या उन्हें लगता है कि सारी गेम के पत्ते हमारे हाथ में हैं। पहली बात यह है कि इंडिया की जो फौज है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। अच्छा। हाँ, पहली फौज है यूएस, फिर उसके बाद है चीन, फिर उसके बाद है रूस, हाँ, फिर उसके बाद आता है इंडिया। और हमारी आर्मी की जो रैंकिंग है वो भी 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी, इंडिया आर्मी जो कि न्यूक्लियर पावर है, उनका एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है और जो हमारा एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 18वें नंबर पर है। अच्छा। अगर हमने कहा था कि द टी वाज फैंटास्टिक बट द नेक्स्ट टाइम द टी विल बी नॉट फैंटास्टिक, नेक्स्ट टाइम हमें बहुत सीरियस कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं भाई। इस टाइम मसला ये बना है कि अवाम का एतमाद नहीं है अपने इदारों पर। इस टाइम मसला ये बना है कि पीछे से हमारे इतने इंटरनल मामलात है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केपी के अंदर हो, चाहे वो गिलगित के अंदर हो, या चाहे बल्दिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर हो, कि आपका अवाम का एतमाद आपके साथ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों का एतमाद हिंदुस्तान पर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब के सिख है जिनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ था इंदिरा गांधी के दौर में, वो भी आपके साथ नहीं है। तो दोनों ममालिक में एक क्योस है। तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं, वो क्यों बुलाएंगे आप लोग? सिलेंडर कहाँ इसलिए बुलाएंगे कभी जो निकल गया कभी वो घर फंस में, गया, कभी वो फंस गया किसी जी, घर में, है ना, जी। तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सिलेंडर करने के लिए। नहीं बोलोगे आप? अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूंगी, खुद अपने हाथ। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो। और उसके में क्या जो निकल गया घर में। घर का ही बच्चा है, दीन ओ के भाई, लिए आप अल्लाह के ऐसे रास्ते में निकल गए तो हमें क्या जरूरत है उनकी? हम क्यों उनको वापस बुलाएंगे? हमें कोई जरूरत अरे नहीं। कोई गलत रास्ते हो कभी कभी कोई भटक जाता है गलत रास्ते, ऐसा उससे में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अम्मी से हो गया हो। ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना गलत रास्ता है। जो भी किया, जैसे भी किया, मुझे नहीं पता। उनको अपनी मर्जी से चले गए। उनको लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा, हमें क्या है लेना देना। चले गए। जब हम उसका मुंह देखेंगे उसी दिन देखेंगे जब वो शहीद होके इस घर में आ जाए। अगर वो जिंदा आ जाए तो उसकी गर्दन गाड़ दूंगी खुद अपने हाथों से। सवाल ये लेकिन है ना, इस्लाम- जिहाद किस लिए यहाँ पे, मतलब हथियार उठाना किस लिए? मुझे तो ये समझ नहीं आता, हथियार क्यों उठाना? आप लोग क्यों उठाते? हम लोग तो भाई सुरक्षा के लिए उठाते हैं, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए। हम जो अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी या नहीं दी? ऐसे तो नहीं ना आप लोग ऐसे तो नहीं ना उनको शहीद करोगे। जब वो हथियार उठाएगा, ये साबित करेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, तभी आप उनका जान ले लोगे। चलो ठीक है। एक रिबेलियंस का खतरा है कि पीछे से बगावत हो सकती है। तो हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। और जहाँ तक हम बात करते हैं हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से, आप कभी नारंग मंडी जाए, नारवाल जाए, कसूर जाए, आपको लग पता जाएगा कि वहाँ पर जो हमारे शोहदा की कब्रें हैं, जंगे लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। 65 की जंग में उन्होंने हमारे 1840 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी इंडियन फोर्स ने। हाजी पीर पास से वहाँ तक कब्जा किया था और हमने 540 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी, वापस देनी पड़ गई थी। यानी कि हमने अटैक किया था, क्या कोई फ़ायदा हुआ था उससे? हमें 71 के अंदर हमने जो मुक्ति बाहिनी है बांग्लादेश के अंदर, हमने उनकी बगावत को 9 महीने के अंदर कुचल दिया। मगर उसके बाद जब इंडियन आर्मी को लग पता गया कि भाई जो मेरी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान का जो सप्लाई लाइन था वो काट दिया। और 90,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर किया क्योंकि सप्लाई लाइन बहुत कमज़ोर हो गई थी और उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। हाँ, फिर हमने सियाचिन जब हमारे हाथों से निकला तो उस टाइम जनरल जियाउल हक साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा वहाँ पर तो गाज भी नहीं उगती, हमने सियाचिन का क्या करना है भाई। और उसके अलावा हम देखते हैं 1999 में जब कारगिल का प्लान 4 जनरलों ने बनाया तो हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो इस टाइम मुझे लगता है हुकूमत भी एक प्लेटफॉर्म पर है और आर्मी के जितने भी जर्नल्स हैं वो भी सब एक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन इस वक्त मुझे आवाम नाराज़ लग रही है, आवाम को इंगेज करने की ज़रूरत है। जब आवाम इंगेज होगी, वहाँ से भी आवाम इंगेज होगी, तो फिर आवाम ये कोशिश करेगी कि हमारे दरमियान जंग ना हो, क्योंकि जंग के बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे पास है, हम किधर जाएंगे? हमारे सब हम साथ ताल्लुकात ख़राब, इंडिया नहीं जा सकते, अफगानिस्तान वाले हमें जाने नहीं देंगे, ईरान नहीं जा सकते।
सकते, चीन नहीं जा सकते। आखिर जाएंगे कहाँ? पाकिस्तानी से सब नफरत करते हैं, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया के अंदर है सब नफरत करते हैं। चीन तो हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान के साथ हमारी बनती है, लेकिन टीटीपी की वजह से बिगड़ी हुई है। ईरान तो अभी पाकिस्तान जब इब्राहिम रईसी थे वो विजिट करके गए, लेकिन हाँ कॉन्सिक्वेंसेस तो वॉर के भुगतने पड़ेंगे। खैर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात भी होगी, लेकिन देखिए बात इंडिया से हुई है कि हम जी इसको अटैक करेंगे। अब अगर वो करते हैं, क्योंकि आज की और कल की 2 नाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्मी जो है इस वक्त बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, राफेल को उड़ाने पे मेरे ख्याल से कोई 2 करोड़ का खर्चा है 1 घंटे का। वो वैसे तो नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, और एक इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर भी दिया है। दुनिया एक स्ट्राइक हो गई है इंडियन एयरफोर्स की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हुई का। उन्होंने स्ट्राइक की है, लेकिन वो इंडिया के अंदर हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग थी कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्राइक हो गई है, हाँ, एक स्ट्राइक हो गई है, गिरा सकते हैं, हम आपकी शारक से पकड़ सकते हैं, यानी कश्मीर से भी पकड़ सकते हैं। कोई मिस्टेक नहीं थी इंडियन एयरफोर्स की कि अपने ही भारत में ये सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए था। जब कश्मीर की लड़ाई हुई थी सबसे पहले, लेकिन वो तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कहा है कि ये गलती हो गई। तो पाकिस्तान को डराने का ये भी एक अच्छा सा सुनहरा मौका है कि हमारी गलती हो गई थी। इसका मतलब अगर गलती हो सकती है तो हम एक्चुअली में भी अटैक कर सकते हैं आप पे। तो बी केयरफुल पाकिस्तान को होना चाहिए। और उसके बाद राफेल आ रहा है तो इधर फिर से F-16 लेकिन जब भी वहाँ से कोई भी मिसाइल, वहाँ से कबूतर भी आया तो हमारे एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो रूस के साथ हो, चाहे वो US के साथ हो, चाहे वो तालिबान के साथ हो, दाइश हो, BLF हो, जो भी हो, वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। उन्होंने जंगे लड़ी है, मजाक की बात है। हमारी फौज भी तगड़ी फौज है, ये कोई अफगानिस्तान की फौज नहीं, ना ईरान की फौज है, ना किसी और मुल्क की फौज है जो डर जाएगी। प्रोफेशनल फौज है, डिसिप्लिन है। कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो मोदी साहब ने कहा था कि 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है, वाकई में बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अगर हमें लाहौर के अंदर पटाखे सुनने को मिल सकते हैं तो दिल्ली में महफूज नहीं रहेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।